न्यायपालिका के सबसे ऊंचे अंग अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, अब इसके गठन पर आते हैं। अभी हमने तो ये समझा, ये जाना कि भारत की न्याय व्यवस्था एकीकृत है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत सब आते हैं। हमने ये भी जाना कि भारत के जो न्यायपालिका है वह संगठित है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही सभी न्याय संस्थाएं आती, न्यायिक संस्थाएं आती हैं। ये एकीकृत और इंटीग्रेटेड या संगठित न्यायपालिका के मायने जानने के बाद अब हम जाने कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके क्या कार्य हैं, इसका गठन कैसे होता है, सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज होते हैं, composition of the Supreme Court, that is the next topic that we have, composition of Supreme Court. यदि हम संगठन की बात करें तो उसमें पहला बिंदु रहता है इसकी कितनी संख्या होती है, कितने जज होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या का भी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया। जो वर्तमान स्थिति है वो मैंने बताई आपको कि 33 जजेस वर्तमान में हैं, 34 का प्रावधान है, इंक्लूडिंग मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो प्रारंभ में 8 थी, समय के साथ बदलती गई और वर्तमान में 34 पहुंची है। पदों की संख्या, इन पदों की संख्या में घटाव बढ़ाव का कार्य का दायरा संसद के कार्यक्षेत्र में आता है, अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कोई भी कानूनी परिवर्तन यदि करना हो तो संसद उसमें कानून पारित करके उसे बदल सकती है। इस प्रकार संसद के कार्यक्षेत्र में है कि न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हों, लेकिन न्यायाधीश की नियुक्ति में नहीं है उसकी कोई भूमिका, ये याद रखेंगे। संख्या में उसकी भूमिका है। जरूरत के अनुसार कितने न्यायाधीश चाहिए देश को, सुप्रीम कोर्ट में जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से जानने के बाद वो उसका प्रावधान करती है। लेकिन एक बार प्रावधान हो जाता है तो किनकी नियुक्ति होगी यह किसी और तरीके से तय होता है। न्यायाधीशों की संख्या के बाद अगला है न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो एक कंटेंशियस मुद्दा रहा है, थोड़ा विवादास्पद मुद्दा रहा है। और 1973 तक वैसे देखा जाए, स्वतंत्रता के पश्चात 1950 से 1973 के जो 23 वर्ष थे उसमें एक बड़ी सतत परंपरा थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज था, वरिष्ठतम जज, वह मुख्य न्यायाधीश बनता था। लेकिन 1973 में स्थिति बदली जब पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों को के स्थान पर 5वें जज को मुख्य न्यायाधीश बनाया, जिनका नाम था श्री A.N. रे, श्री अजित नाथ रे। और वहाँ से फिर एक ये जो परंपरा थी पुरानी वो टूटी और इस तरह की प्रथा जिसमें सीनियर मोस्ट जज को न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ना बनाकर किसी और को बनाया गया, बाद में 1-2 बार और ये दोहराया गया। और इसके कारण बार बार इसकी नियुक्ति को लेकर विवेचना, विवाद और कुछ निर्णय होते रहे जो बदलते भी रहे। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक बात तय है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन नियुक्त करने से पहले, जैसा मैंने बताया पूर्व में, वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनसे परामर्श करता है, कंसल्ट करता है। द वर्ड इज कंसल्टेशन, परामर्श। किनसे परामर्श? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से। तो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी 25 मुख्य न्यायाधीश
और 33 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, इतने लोगों से लगभग कंसल्ट करता है और उसके बाद वो तय करता है कि किसे नियुक्त करना है। इस संबंध में वरिष्ठता क्रम को सामान्यतया ध्यान में रखा गया, जैसा मैंने बताया 1973 तक। लेकिन ये परंपरा रही जो टूटती गई और फिर उसके बाद कुछ परिवर्तन भी आया, संवैधानिक परिवर्तन आया और फिर एक आज वर्तमान में कॉलेजियम की प्रथा है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से होती है और राष्ट्रपति ही करता है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। लेकिन व्यवहार में, जैसा हमने कार्यपालिका के अध्ययन के समय पढ़ा कि व्यवहार में देखा जाए तो राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए है, असली ताकत तो मंत्रिपरिषद के हाथ में, मंत्रिमंडल के हाथ में है, राजनीतिक कार्यपालिका के हाथ में है। तो वैसे ही व्यवहार में इन नियुक्तियों का निर्णय प्रधानमंत्री लेते हैं और राष्ट्रपति उनके परामर्श से कार्य करता है। अब ऐसा जब होता है नियुक्ति के मामले में, तो वहाँ पे टकराहट होती है। मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रस्तावित नाम, मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित नाम और कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित नाम, बट अंततः अब एक प्रथा चल पड़ी है जिसमें कॉलेजियम को समुचित स्थान दिया गया है। और ये प्रथा के आगे बढ़ने का कारण ये है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का, स्वतंत्र बनाए रखने के प्रयास के तहत इसे एक कदम देखा गया। योग्यताएं क्या होंगी, न्यायाधीश बन कौन सकता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। किसे न्यायाधीश बनाया जा सकता है? पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, अधिकतम आयु 65 वर्ष हो। उम्र के मामले में अधिकतम आयु 65 वर्ष। देखिए, बाकी जो हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये सब पढ़ा, मंत्रिपरिषद और सांसद और विधानसभा सदस्य, इनकी न्यूनतम आयु के बारे में पढ़ा। इनकी आयु जब भी हमने पढ़ी तो योग्यता के नाम पर हमने पढ़ा कि इन लोगों की न्यूनतम आयु ये होनी चाहिए। 25 वर्ष है कुछ मामलों में 30 वर्ष है और कुछ मामलों में 35 वर्ष है, जो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। उसी श्रृंखला में आपको याद करना होगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अधिकतम सीमा तय की गई है, न्यूनतम नहीं। अर्थात अधिकतम वे 65 वर्ष के हों, 65 से कम, रिटायरमेंट के समय 65 होना चाहिए। तीसरी योग्यता जो इनके लिए अहर्ता चाहिए वह है कि ये व्यक्ति वही हो सकता है जो किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश का पद सुशोभित कर चुका हो। सुनने की, समझने की कोशिश करें। 2 शर्तें इसमें हैं, या तो वह उच्च न्यायालय में और किसी भी उच्च न्यायालय में 1 वर्ष या एक उच्च न्यायालय, एक से ज़्यादा, या 2 से अधिक अन्य किसी न्यायालयों में निरंतर 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। इन दोनों में से कोई सी एक शर्त को पूर्ण करता हो, या किसी उच्च न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत कर चुका हो। न्यायाधीश होने के लिए यदि न्यायाधीश को बनाना है तो 5 वर्ष की सतत सेवा दिया हो न्यायाधीश के नाते, चाहे 2 न्यायालयों में अलग अलग, 2 से ज़्यादा, या एक उच्च न्यायालय में। लेकिन यदि कोई वकील का नामित करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि वह वकील कम से कम 10 वर्ष के लिए वकालत किया हो किसी उच्च न्यायालय में या अन्य न्यायालयों में। अन्य न्यायालयों से तात्पर्य है जिला न्यायालय
यहाँ पर वह सेवा दिया हो यदि 10 वर्ष, तो उसे न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। या अथवा राष्ट्रपति की राय में वह व्यक्ति एक पारंगत विधिवेत्ता हो। ये बहुत आवश्यक है समझने के लिए। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता, विधिवेत्ता से अर्थ है कानून का ज्ञाता। इसके अर्थ ये हुए कि जरूरी नहीं कि वह न्यायाधीश रहा हो, जरूरी नहीं कि वह वकालत किया हुआ हो। यदि वह एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता है, कानूनों की व्याख्या करने में पारंगत है, तो उसे भी राष्ट्रपति न्यायाधीश बना सकते हैं। ऐसे कौन लोग हो सकते हैं जो न्यायाधीश ना भी हों और वकालत ना भी किए हों और फिर भी न्याय के मामले में विधिवेत्ता के रूप में जाने जाते हों? रिसर्च स्कॉलर्स जो लॉ के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में सतत रूप से गहन अध्ययन करते हुए जुड़े हुए हैं, और हो सकता है प्रोफेसर्स हों या लॉ फैकल्टी में कहीं किसी विश्वविद्यालय, किसी अन्य स्तर पे काम कर रहे हों और बहुत नाम कमाया हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 जो सामान्य अहर्ताओं के अलावा उसकी कुछ 3 अन्य अहर्ताओं में अथवा लगा हुआ है। अथवा अथवा अथवा, ये आप याद रखेंगे। जरूरी नहीं ये इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे ये 6 अहर्ताएं पूरी करनी हो, नहीं, पहली 3 और उसके बाद बाकी में से। योग्यताओं से वाकिफ होने के बाद जब उसकी नियुक्ति होती है तो सबसे सर्वप्रथम उसे शपथ लेनी होती है। और शपथ किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने। पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी होती है। तो अगला जो बिंदु जो हमको समझना है वह है शपथ ग्रहण, जिसमें पद और गोपनीयता की वह शपथ लेता है, निष्ठा की शपथ लेता है, ईमानदारी की शपथ लेता है। और जिस दिन से शपथ लेता है उस दिन से उसका कार्यकाल शुरू। तो उसका कार्यकाल अगला बिंदु है। जैसा मैंने पहले बताया, 65 वर्ष की आयु तक वह न्यायाधीश रह सकता है। अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक वह न्यायाधीश रह सकता है। अर्थात यदि 64 वर्ष की आयु में वह न्यायाधीश नियुक्त हुआ तो 1 वर्ष की सेवा देगा न्यायाधीश के नाते। चाहे तो न्यायाधीश त्यागपत्र भी दे सकता है। इससे पूर्व यदि किसी को किसी कारणवश अपनी सेवा से हटना है तो वह त्यागपत्र देके ऐसा कर सकता है, स्वेच्छा से त्यागपत्र देके। अब अंतिम बिंदु है महाभियोग। महाभियोग के बारे में पूर्व में विस्तार से बताया जा चुका है, अंग्रेजी में जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं। और महाभियोग सामान्यतया राष्ट्रपति के लिए और मुख्य न्यायाधीश के लिए होता। ये प्रावधान इसलिए किया गया है कि इनको नियुक्त तो किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा, पर हटाने की प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स की गई है, थोड़ी कठिन कर दी गई। क्यों? ताकि इन्हें किसी भी प्रकार से सरकार के दबाव का भय न रहे। महाभियोग की प्रक्रिया क्या और कैसे होती है? यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा दोनों सदनों के बैठक में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दें जिसमें इसको अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने का प्रमाण दे दें, तो उसे अपने पद से त्याग देना होता है। भाषा को समझें। ध्यान देने लायक बात जो है वो है कि सदन के दोनों सदनों की अलग अलग जो संख्या है उसका बहुमत,
और साथ ही दूसरी शर्त यह है कि जो उपस्थित हैं अलग अलग, उन उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्य यदि इनके आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर देते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है, उसे हटना होगा। हाँ, महाभियोग का जब आरोप लगता है तो न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सदन के किसी सदस्य ने एक प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोप लगाया और उसके बाद सदन ने उसे नियमानुसार पारित कर दिया, लेकिन उसको मौका नहीं मिला अपनी बात रखने का। ऐसी स्थिति में यह न्यायोचित नहीं होगा। भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो न्यायाधीशों के मामले में एक ही बार महाभियोग की प्रक्रिया की बात आई थी शुरू होने की 1992-93 के आसपास, जब जस्टिस रामास्वामी पर महाभियोग का आरोप लगाते हुए, उनके आचरण पर आरोप लगाते हुए महाभियोग का प्रस्ताव सदन में गया था और काफ़ी मामला आगे बढ़ गया। लेकिन एक जगह आकर सदन में वे जो बहुमत दल था उसने इसे खारिज कर दिया। खारिज कर दिया अर्थात इस पर बहुमत नहीं दिया, तो बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन किसी पर भी अभी तक भारत में महाभियोग का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। ये असफल प्रयास जो था न्यायाधीश के विरुद्ध 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। माननीय न्यायाधीश का नाम था न्यायमूर्ति रामास्वामी, जस्टिस रामास्वामी। 108 सदस्यों के द्वारा हटाने का प्रस्ताव जाता है। आरोप क्या था? इन पर आरोप था कि पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की सेवा में आने से पूर्व जब वे पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तो उन्होंने कुछ वित्तीय अनियमितताएं की थी, अर्थात पैसे को लेकर कुछ धांधलियों का आरोप इन पर लगा। इस आरोप के साथ जब प्रस्ताव जाता है तो प्रक्रिया शुरू होती है महाभियोग की। संसद द्वारा उन्हें हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित होती है और वह समिति न्यायमूर्ति रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा के नाते सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप साबित होता है। सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल अर्थात पब्लिक मनी का उपयोग प्राइवेट पर्पस के लिए। और ये भी पाया गया कि उन्होंने संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ानी और ऐसा करते हुए अपने नैतिक दायित्व का पालन नहीं किया, बल्कि नैतिक पतन की पराकाष्ठा और साथ ही पद का जानबूझकर दुरुपयोग, इस तरह के आरोप इन पे लगाए गए। संपत्ति के मामले में और इसके साथ ही साथ नैतिक पतन के मामले में ये तीन आरोप जो लगाए गए, इसका दोषी उस जांच समिति ने पाया जिसका निर्माण सर्वोच्च न्यायालय
ने किया था और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इतने कठोर आरोप के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध नहीं हो सका और उसका कारण जैसा मैंने बताया कि प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। पार्टी जो थी जिसने मतदान में भाग नहीं लिया वह कांग्रेस पार्टी थी और मतदान में भाग न लेते हुए जो महाभियोग प्रस्ताव के लिए जो एक महत्वपूर्ण शर्त है कि सदस्यों की बहुमत संख्या इसे पारित करे, वही नहीं हो पाया। प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यों की संख्या में आधे का समर्थन नहीं मिल पाया, यद्यपि उपस्थित सदस्यों का 2/3 समर्थन मिल गया था। परिणाम क्या हुआ कि रामास्वामी पर जो महाभियोग का आरोप लगा था वह संसद में सिद्ध नहीं हो पाया और वे बच निकले। लेकिन किसी न्यायाधीश पर इतना आरोप लगना भी बहुत बड़ी शंकाएं पैदा करता है और न्याय प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। प्रक्रिया नहीं बल्कि न्यायाधीशों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगला बिंदु महाभियोग के असफल प्रयास को जानने के बाद वेतन भत्ता, उनको वेतन कितना मिलता है। जो न्यायाधीशों का वेतन आदि होता है वह समय समय पर संसद के द्वारा निश्चित किया जाता है और जैसा मैंने कहा प्रयास ये रहता है कि न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता पर्याप्त हो ताकि वे भ्रष्टाचार के लिए विवश ना हो, सम्मानजनक हो ताकि उनकी निष्ठा प्रतिष्ठा बनी रहे। तो इस प्रकार वेतन और भत्ता संसद के द्वारा समय समय पर तय किया जाता है।